चेन्नई मेरा लगभग हर महीना या 2 महीना में जाना-आना रहता है और इसके कारण वहाँ के जो राजनीतिक डेवलपमेंट होते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हैं, उस पर भी नज़र पड़ ही जाती है। इधर जो वहाँ चंद दिख रहा है, वो बड़ा यूनिक लग रहा है और बड़ा सकारात्मक भी लग रहा है। सकारात्मक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सकारात्मक है, लेकिन एक अलार्मिंग भी है। अलार्मिंग कैसे? अभी की जो पार्टी सत्ता में है और उसके जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, स्टालिन कंप्लीटली और इसको ओपनली कहिए कि प्रो क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहे हैं। उनकी दो पॉलिसी मैंने जो ऑब्जर्व की, प्रो क्रिश्चियनिटी एंड एंटी हिंदी, वो एक्चुअली 1968 में जो आंदोलन हुआ था, द्रविडियन मूवमेंट हुआ था हिंदी के अगेंस्ट में, वो चाहते हैं कि फिर से एक बार एंटी हिंदी मूवमेंट स्टार्ट करके तब वहाँ की जनता में ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं और अपने जो पॉलिटिकल ये है उसको स्टेबल बना सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें उनके ये से बहुत ही डेंजरस है। अभी उनका बहुत सारा डिसीजन जो है, बहुत सारे डिसीजन ऐसे, जैसे मंदिर में आप भजन नहीं कर सकते हैं। जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ मुसलमानों की आबादी 70% है, तो बोलती है कि मंदिर में आरती नहीं कर सकते हो क्योंकि आरती से यहाँ मेजोरिटी को डिस्टरबेंस होता है। इसके अलावा और भी जो उनका जो एक्शन जो भी हो रहा है धार्मिक आधार पे, वो प्रो क्रिश्चियन दिखता है। स्वाभाविक है कि ऐसे कोई भी एक्शन होते हैं तो उसका तो रिएक्शन भी होगा, और रिएक्शन ये है कि नहीं चाहते हुए भी कुछ पार्टियां इससे, जो कुछ लोग जो हैं वो इससे खफा हो गए, दूसरी पार्टी की तरफ देखने लगे हैं। अब दूसरी पार्टी कौन? दूसरी पार्टी में जब तक जयललिता थी तो एक उनका आभा मंडल था और उन्होंने गजब का एक अपना करिश्मा तैयार किया था तमिलनाडु में। लोगों को बांधने में वो कामयाब होती थी। लेकिन जयललिता के बाद जयललिता का बहुत सारा भ्रष्टाचार का केस लगा, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं पाया कि जयललिता के प्रति लोगों में अट्रैक्शन की कमी हो। जहाँ भी जाते थे, खास करके जो चेन्नई का जो ये माउंट रोड है, उस एरिया में मैं जितने लोगों से मिला वो सब उन्हें अम्मा कह के ही बुलाते थे और उनके बारे में बड़ा सकारात्मक सोच था उनका। मीडिया उन्हें भ्रष्टाचारी बोले, बाकी देश के लोग उन्हें भ्रष्टाचारी बोले, इतने साड़ी थे तो इतने सैंडल थे, आप बोलते रहिए, लेकिन जो तमिलनाडु की जनता थी वो जयललिता को रियली बहुत प्यार करती थी, उनके प्रति एक रेस्पेक्ट था। लेकिन अभी की जो सरकार है, अब चूंकि प्रॉब्लम क्या हुआ है कि ये जो AIDMK है, जयललिता के बाद वो नेतृत्व विहीन हो गया है। बीच में तो पार्टी फूटी भी थी, लेकिन दोनों फिर मिल गए। लेकिन मिलने के बाद भी मैंने कभी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते उन्हें चेन्नई में नहीं पाया। जबकि चेन्नई का जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज करने का जगह है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के बगल में ही एक जगह है जहाँ हर पार्टी अपना पॉलिटिकल एक्टिविटीज करती रहती है, और ठीक वहाँ जो ये चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम है उसके सामने। लेकिन मैंने कभी किसी पॉलिटिकल रैली करते हुए या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते हुए कम से कम AIDMK को मैंने नहीं देखा है। और जो वहाँ का न्यूज़ पढ़ते हैं उसमें भी AIDMK उतनी जो चर्चा में नहीं रहती है, बल्कि वहाँ की चर्चा भी होती है तो उनके आपसी विवादों की होती है। ये नहीं है कि हाँ वो पार्टी के लिए कुछ कर रहे हैं या राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। अब इस वैक्यूम को कोई ना कोई तो भरेगा। ये नेचुरल लॉ है कि कहीं पर भी अगर कोई वैक्यूम खड़ा होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, तो उसको भरने के लिए कोई ना कोई तो आएगा। वैसी स्थिति में लोगों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रही है। और इसका एक एग्जाम्पल हम मान सकते हैं कि जो अक्टूबर लास्ट ईयर अक्टूबर में जो चुनाव हुआ था, उसमें बहुत सारे पंचायत और नगर निगम के चुनावों में भाजपा के सदस्य भी जीत के आए पार्टी के आधार पे। और वोट के हिसाब से भी भाजपा अकेले लड़ी थी, फिर भी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई थी। कम ही था, परसेंटेज कम था, लेकिन आई थी। अब ऐसे राज्य में जहां भाजपा का कोई आधार नहीं हो, कोई नाम लेने वाला नहीं हो, कोई झंडा उठाने वाला नहीं हो,
उस राज्य में भाजपा का काउंसलर बनना या भाजपा का वड़ा अध्यक्ष बनना, जो वड़ा का हेड बनना, ये चीज़ें थोड़ा भाजपा के लिए अच्छा सिम्टम, अच्छा उसका संकेत दे रही है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि तमिलनाडु में जो कुछ डेवलपमेंट हो रहा है उसमें बंगाल की तरह एक जो है ना वो हाइपर नहीं किया जा रहा है, इसको बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं किया जा रहा है, वो साइलेंट डेवलपमेंट हो रहा है। और इस डेवलपमेंट के पीछे होने को तो भाजपा में जैसे होती है हर जगह, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन बेस्ड पार्टी है, तो उसकी जो संगठन मेन होता है, लेकिन नेतृत्व की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि हम आज भी मैं कहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी नेतृत्व में नहीं रहते तो किसी भी हालत में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलती। अभी जो हम पूर्ण बहुमत की सरकार देखते हैं वो मेनली नेतृत्व के चलते हैं, नरेंद्र मोदी के चलते हैं। तो वहां पर भी क्या हुआ है कि एक कर्नाटका के आईपीएस थे, वर्किंग आईपीएस थे उस समय, तो के अन्नामलाई ने कर्नाटका के आईपीएस पोस्ट से रिजाइन किया और उन्हें जेपी नड्डा ने भाजपा में शामिल कराया। पहले उन्हें उपाध्यक्ष बनाया और जब अध्यक्ष एमओएस बन के दिल्ली आ गए तमिलनाडु के, तो उनके जगह पर के अन्नामलाई अध्यक्ष बने। और अन्नामलाई आने के बाद जो भाजपा में जो एक एनर्जी है मैंने देखा, वो एक मतलब लगता है ना कि वो एक आशा की किरण बन के आए हैं भाजपा के लिए तमिलनाडु में। और सबसे बड़ी बात है क्या है कि नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिक्स में कहीं कोई उनका नाम लेने वाला भी नहीं है। अन्नामलाई के बारे में आप बात कीजिए तो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि भाजपा का जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु का, वो के अन्नामलाई हैं और एक आईपीएस ऑफिसर थे, बहुत ही सफल आईपीएस रहे हैं, बहुत ही अच्छे उनका यह है इतिहास रहा है। और अभी जो तमिलनाडु में भी जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। अभी लगभग कल की बात है, कल मैंने एक जो रैली का वीडियो देखा, तो मुझे उस समय मेरा एक जो दोस्त है वहाँ पे चेन्नई में ट्रिप्लिकेन में, उस ट्रिप्लिकेन का एक दोस्त ने कहा था कि हाँ ये अन्नामलाई ही कुछ कर सकता है अगर भाजपा के लिए तो। और कल हमने जो करुणानिधि, जो ये स्टालिन का जो फादर का जो स्टालिन का पैतृक गांव कहिए, वो उनका पैतृक गांव है तिरुवल्लुर। तो तिरुवल्लुर में जो एक रैली किया अन्नामलाई ने, वहाँ पर लोगों की जो भीड़ आई, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उस भीड़ को देख करके कि इतनी भीड़ भी जमा हो सकती है भाजपा का झंडा उठा के। और ये देख करके एक बहुत ही संतोष लगा कि एक साउथ का जो राज्य है वहाँ पर भी एक राष्ट्रीय पार्टी अपना जनाधार बना रही है। और जो मैंने कहा कि जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है एआईडीएमके में, जो ये फ्रैक्शनिज्म जो है उसका जो गुटबंदी है, उस गुटबाजी के कारण उसका लाभ आज नहीं तो कल भाजपा को मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर 2024 में ही कहना तो थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन आने वाले दिनों में भाजपा एक बड़ी शक्ति बन के उभरेगी, ऐसा मुझे लगता है।